guys, this is CS वैभव चितलांगिया and I am here with a video जो कि आपके लिए बहुत स्पेशली बनाया जा रहा है। ये वीडियो आपके उन हजारों सवाल को आंसर करने के लिए बनाया जा रहा है जो पूरे इंडिया से लोग मेरे को पिछले 1 महीने से पूछ रहे हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज जो कि सीएस प्रोफेशनल का एक सब्जेक्ट है, उसके आंसर्स कैसे लिखे जाए। मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज एक ओपन बुक टेस्ट है, उसमें कौन से बुक्स लेके जाया जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो मेरे से जब भी अगर आपने मेरे को कॉल किया होगा या आपने अगर मेरे को मैसेज किया होगा, मैंने आपको बस ये बात बोली है कि हाँ, आई एम गोना मेक अ वीडियो एंड हियर आई एम। First of all, I'm so sorry for making this video so late. It is like आपका एग्जाम परसों है and we are uploading it today. But then certain prior occupations and I was unable to make this video इससे पहले. But better late than never. अभी अपने एग्जाम को फिर भी टाइम है and it is just a video for your general information. So let's get on with it. ठीक है? So सबसे पहला क्वेश्चन एंड सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया वो ये है कि मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज एक ओपन बुक टेस्ट है, तो उसमें कौन कौन से बुक्स ले जाए जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज में कोई भी बुक ले जा सकते हो, कोई उसमें मनाही नहीं है। बट कौन कौन से बुक्स लेके जाना चाहिए उसमें आई वुड सजेस्ट फर्स्ट अपना मॉड्यूल जरूर लेके जाइएगा। कोई भी ओपन बुक टेस्ट हो, ठीक है, उसमें आपको ये चीज हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि आपके पास उसका मॉड्यूल हो। व्हाई? बिकॉज इट्स एन ओपन बुक टेस्ट। नेचुरली इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चंस वैसे ही पूछेगी जिसके लिए आपको मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। एंड चाहे आप कोई भी बुक से पढ़ रहे हो, मॉड्यूल शुड बी हैंडी विथ यू। सो पहला चीज, आप मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज का एग्जाम देते वक्त मॉड्यूल लेके जाओगे। सेकेंडली, आई वुड सजेस्ट जिन लोगों ने भी मेरा ये बुक लिया है, मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज बाय वैभव चितलांगिया, जिन्होंने भी ये बुक लिया है मेरा, आप ये बुक भी साथ में लेके जाओगे। जिनके पास ये मेरा मैराथन का नोट्स है जो हम लोगों ने अपने इसी चैनल पे मेरे मैराथन वीडियो के नीचे लिंक में दिया था, अगर आपके पास वो नोट्स है, आप वो नोट्स का प्रिंट आउट लेके जाओ। अगर आपने मेरा क्लास अटेंड किया ना, आपने कोई हैंड रिटन नोट्स बनाए, आप प्लीज वो नोट्स लेके जाओ। वाई एम आई सेइंग दिस? आई एम सेइंग दिस बिकॉज ये जो नोट्स है मेरे, इन नोट्स में, जिनके पास ये नोट्स आपको पता होगा, इन नोट्स में मैंने सीरियल नंबर ऑर्डर में सारे केसेस दिए हैं। हर केसेस का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट मैंने फॉलो किया है। सो देयर इज द नेम ऑफ द केस, नेम ऑफ द केस के बाद आता है फैक्ट्स। सो आपको एक सैंपल में दिखाते हैं। सो अगर ये मेरा बुक है, सो यहाँ पे नेम ऑफ द केस आता है, नेम ऑफ द केस के बाद आता है आपका फैक्ट्स, डिसीजन, लीगल प्रिंसिपल्स एंड कंक्लूजन। ठीक है? सो आई वुड सजेस्ट कि जिनके पास भी ये मेरा बुक है, यस अकेडमीज मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज बाय वैभव चितलांगिया, आप ये वाला बुक लेके जा सकते हो। अगर आपने मेरा बुक नहीं लिया है, आपके पास कोई और अकेडमी का या आपके सेल्फ मेड समरी नोट्स है, आप वो भी लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर आप मेरे से पूछोगे क्या आपको कोई और सब्जेक्ट का मॉड्यूल लेके जाना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज में और कोई सब्जेक्ट के मॉड्यूल ले जाने का कोई काम नहीं है। बिकॉज ये बहुत ही ऑब्वियस की बात है एंड हम लोगों ने पिछले अटेम्प्ट में देखा था कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो केसेस पूछे जाते हैं, वो हम लोग डिस्कस भी करने वाले एट द एंड ऑफ द वीडियो। बट एनीवे, जो केसेस पूछे जाते हैं वो केसेस आपके मॉड्यूल से ही होते हैं। तो अगर आप मॉड्यूल और अपना समरी नोट्स लेके जाओगे तो दैट विल बी फाइन। ठीक है? सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया था। द सेकंड क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया था वो ये था, एंड स्पेशली उन लोगों ने पूछा जिन लोगों ने ये बुक लिया है, उन्होंने पूछा कि क्या आप मेरे इस बुक के दिए हुए फॉर्मेट को वैसे का वैसे आंसर लिख सकते हो। सो उनके लिए आई वुड जस्ट से कि यस, आप ये जो फॉर्मेट दिया गया है जो मेरे बुक में, नेम ऑफ द केस हटा दो, जो फैक्ट्स, डिसीजन, लीगल प्रिंसिपल एंड कंक्लूजन, ये वाला जो फॉर्मेट दिया गया है, आप एज इट इज इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस फॉर्मेट इज कि ये फॉर्मेट में आपको नेसेसरी चेंजेस लाने पड़ेंगे आपके क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है? बट द फॉर्मेट रिमेन्स द सेम। अंदर आप जो भी लिखोगे वो शायद आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ सकता है। सो यस, आप इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड क्वेश्चन जो मेरे से सबसे ज्यादा पूछा गया है एंड बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि क्या मेरे बुक में जो लिखा गया है केस के बारे में, उसको आप वैसे का वैसे लिख सकते हो। यहां पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। सो सी, मेरे बुक में जो केसेस दिए गए हैं, वो जो केसेस आपके मॉड्यूल में थे उसके हिसाब से वो समरी नोट्स बनाए गए, राइट? आपको सेम चीज पूछा जाएगा बट वहां पे कुछ चेंजेस कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ द पार्टीज कैन बी चेंज्ड, नेम ऑफ द प्लेसेस कैन बी चेंज्ड, नेम ऑफ द मे बी आपके मॉड्यूल में एक केस है जिसमें 3 इश्यूज है, हो सकता है आपके एग्जाम में केवल एक इश्यू पूछा जाए, तो आप मेरे बुक का मैटर छाप सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको नेसेसरी चेंजेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो इस मॉड्यूल में या हमारे बुक में या आपके समरी नोट्स में
कोई एक केस है जिसमें 3 इश्यूज के साथ डील किया गया है एंड सेम केस आपके एग्जाम में आ जाता है एंड उसमें एक ही इशू पूछा जाता है, तो आप नेचुरली तीनों इश्यूज नहीं लिख के आओगे, आप केवल एक इशू लिख के आओगे जो पूछा गया है उतना। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज में केसेस में जो भी इशू दिया गया है वही इशू आप लिख के आओगे, उससे अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी लिख के आने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये था थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन ये था कि आप केसेस कैसे खोजोगे। ठीक है, तो सी केसेस खोजने का सबका अपना अपना तरीका होता है, लोग अलग अलग तरीका टेक्निक्स यूज करते हैं। एक बहुत सिंपल तरीका जो आई हैव थॉट टू माय किड्स इज, आप सबने एक ना एक बार तो केस पढ़ा ही होगा। प्लीज मेक श्योर कि जैसे अपना ओपन बुक टेस्ट बाकी देते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज वैसा नहीं है, इसमें आपको सारे केसेस एक ना एक बार तो पढ़ने ही है बिफोर टेकिंग द एग्जाम। बिकॉज सी अगर मान लो जैसे मैंने अपने मैराथन वीडियो में भी बोला है, मैराथन वीडियो में मैंने केवल 50% केसेस के साथ डील किया है, राइट। बट देन ऐसा हो सकता है कि वो 50% केसेस मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है बट इंस्टीट्यूट के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो वो हो सकता है जो 50% केसेस मैंने छोड़ा है उससे दे दे आपको क्वेश्चंस, या फिर इसका उल्टा हो सकता है मेरे लिए जो 50% केसेस इंपॉर्टेंट थे इंस्टीट्यूट को भी लगा वही केसेस इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चंस आपके मेरे मैराथन के नोट से ही आए। सो प्लीज 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 इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, एक भी केस छोड़ के मत जाइएगा। मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज में यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल द केसेस, यू हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट विथ यू। ठीक है, नाउ एक बार आपने अगर सारे केसेस पढ़ लिए हैं, आप नेचुरली चैप्टर वाइज जाइएगा। सो सबसे पहले आप चैप्टर 1 के केसेस पढ़िएगा, चैप्टर 2 के केसेस पढ़िएगा, चैप्टर 3 के केसेस पढ़िएगा। अकॉर्डिंगली जब आप चैप्टर वाइज लाइन वाइज जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा केस किस चैप्टर में है। वील सी एन एग्जांपल, जब हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे होंगे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा केस किस चैप्टर में है। ठीक है, तो आप पहले उस चैप्टर को खोलो, उस चैप्टर में खोलने के बाद आप जैसे जैसे पलट रहे होगे तो आपको दिख जाएगा वो केस कहीं ना कहीं है। अब एक बात समझिए इंपॉर्टेंट क्यों है, पूरे मॉड्यूल में पूरे सब्जेक्ट में 350 केसेस है टोटल। ठीक है, आपको एक केस दिया गया क्वेश्चन में खोजने के लिए, अगर आप वो 350 केसेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक खोजने लगो ना तो पूरा टाइम निकल जाएगा एक केस खोजने के लिए। इससे बेटर है शॉर्टलिस्ट करो कि वो कौन से चैप्टर्स है। नाउ एक चैप्टर में मैक्सिमम यहाँ 60 केसेस है, 60 केसेस में वो एक केस खोजना काफी ईजी हो जाता है एंड इससे आपका काम हल्का हो जाएगा। बट ये आप तभी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो जब आपने सारे केसेस पढ़े हैं। ठीक है, सो मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज में अपीयर करने के पहले प्लीज मेक श्योर कि आप सारे केसेस पढ़ लियो। ठीक है, सो या ये एक शॉर्ट वीडियो मैं बना रहा हूं सो दैट आपको ये सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया था वो ये था कि मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज में आप किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड किस तरह का आंसर्स उसमें चाहिए। सो उसके लिए वील हैव टू नेसेसरली गो एंड सी पिछले बार का क्वेश्चन पेपर। देखिए, तो ये जो हम खोल के रखे आपके सामने ये है लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। जो आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन 1 था वो था एक केस स्टडी। इससे पहले कि हम आपके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करें, मेरे को एक छोटा सा आपको डिफरेंस बताना था केस स्टडी एंड केस लॉ में। सो 2 तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके क्वेश्चन पेपर में एंड 2 तरह की चीजें आपके मॉड्यूल में भी दी गई है। एक चीज होती है केस लॉ। केस लॉ मतलब एक पार्टी ने कोर्ट में केस किया दूसरे पार्टी के अगेंस्ट, दोनों पार्टी इस केस में आर्ग्यू किए कोर्ट के सामने एंड कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, ये बनता है केस लॉ। ठीक है, एक होता है केस स्टडी। केस स्टडी मतलब आपको कुछ सर्टेन फैक्ट्स दे दिए गए अबाउट एन इंस्टीट्यूट या अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी एंड बेस्ड ऑन दोज फैक्ट्स आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसको आपको आंसर करना है, दैट इज कॉल्ड केस स्टडी। नाउ मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज का जब बात आता है तो वहां पे आपको दोनों चीज आता है क्वेश्चन पेपर में, केस लॉ भी आता है केस स्टडी भी आता है। आई वुड सजेस्ट आप केस लॉज पहले अटेम्प्ट करो। वाई? बिकॉज केस लॉज सर्टेन होते हैं, केस लॉज आपको मॉड्यूल के ही बीच से पूछा जाएगा, केस लॉज आपको इधर उधर से नहीं पूछा जाएगा। केस स्टडी आपको रैंडमली कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप देखोगे तो अराउंड 60 मार्क्स का आपसे केस लॉज पूछा जाता है, 40 मार्क्स का केस स्टडी पूछा जाता है। आप पहले केस लॉज अटेम्प्ट कर लो तो आपका 60% जो मार्क्स है वो सिक्योर हो जाएगा, फिर आप 40% मार्क्स में अपना दिमाग लगा सकते हो। टाइम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, लेके चलिएगा, मान लीजिए अप्रॉक्स 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा आप दे रहे हो फॉर केस लॉज एंड उसके बाद जो बचा हुआ टाइम उसमें आप केस स्टडी कर लो। ठीक है, तो केस लॉज केस स्टडी क्या होता है अभी अपने देखते हैं। नाउ ये देखिए, पहला जो क्वेश्चन है अपना उसमें ये एक बहुत बड़ा 3.5 पेजेस का आपको फैक्ट्स दिए गए, दिस इज कॉल्ड केस स्टडी। ठीक है, ये 3.5 पेजेस तक आपको
कुछ ना कुछ एक कंपनी के बारे में बताया जा रहा है एंड देन आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। 5 क्वेश्चंस पूछे 10 मार्क्स, 4 क्वेश्चंस पूछे 10 मार्क्स ईच का। तो यहां पे ये 40 मार्क्स का केस स्टडी आया। ये जो यहाँ पे कंपनी के बारे में बताई गई, ये कंपनी के बारे में कहीं नहीं दिया गया है, ये इन्होंने खुद से दिया है। जैसे अपने इंग्लिश के पेपर में पहले कॉम्प्रीहेंशन करते थे ना, कि एक रैंडम सा अपने को पोयम या रैंडम सा पैराग्राफ दे दिया है, उसको पढ़ना है, उससे रिलेटेड आंसर्स लिखने हैं। सेम एग्जैक्टली आपको यहाँ पे भी करना है। आपको पूरा ये 3.5 पेजेस का कॉम्प्रीहेंशन, 3.5 पेजेस का जो पैराग्राफ है, पैसेज है, ये पढ़ना है एंड नीचे के क्वेश्चंस को आंसर करना है। बट आई वुड सजेस्ट आप क्वेश्चन नंबर 1 बाद के लिए छोड़ देना। क्यों? बिकॉज ये बहुत रैंडम है, इसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। हो सकता है पैनिक में आप शायद ये गलत कर दो और आगे का भी गड़बड़ कर दो। तो इससे बेटर आई वुड सजेस्ट आप स्टार्ट करना क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स केस लॉ स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या? इसमें वो सारे केसेस है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और जो आपके मॉड्यूल से वैसे का वैसा उठाया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? बस यहां के दिए गए केस को पढ़ना है, मॉड्यूल में उसको खोजना है एंड जाके बस उसके बारे में लिख के आ जाना है। ठीक है, सो ये देखिए, ये क्वेश्चन देन वी हैव ये क्वेश्चन, ये सारे केसेस है जो आपके मॉड्यूल में दिए गए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। रमेश कुमार एंड जैनेंद्र सिंह हैड आस्क्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरबीआई। अभी हम ये पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3B में बोला गया है रमेश कुमार एंड जैनेंद्र सिंह हैड आस्क्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरबीआई अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, फिर बताया गया कि लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगे थे। डिटेल्स ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डिटेल्स ऑफ रिपोर्ट्स सेंट फ्रॉम आरबीआई टू फाइनेंस मिनिस्ट्री of FEMA violations, inspection of Apex cooperative banks, loans taken by industrialists, show cause notices वगैरह वगैरह। RBI refused to provide the requisite information on the grounds of economic interest, commercial confidence, fiduciary relationship and public interest. Is the refusal by RBI tenable? Give reasons and support of your answer. ठीक है ना, यहाँ पे आपको देख के लगेगा अरे यार यहाँ पे तो कोई केस का नाम ही नहीं दिया गया कि A वर्सेस B के बारे में बताओ, तो हम कैसे देखेंगे? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और थोड़ा सा हिस्ट्री में जाओगे, जब आपने मॉड्यूल पढ़ा था या जब भी आपने मेरा ये बुक पढ़ा था, समरी नोट्स बनाए थे अपने, तब आपको चैप्टर नंबर 3 फेमा, जो फेमा एंड अदर इकोनॉमिक लॉज वाला चैप्टर था, उसमें एक केस आया था जो एकदम सेम केस है। आइए देखते हैं वो केस कौन सा था। वो केस था केस नंबर 7 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, केस नंबर 9 ऑफ फेमा, जो कि मेरे नोट्स के पेज नंबर 100 में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पेज नंबर 100। देखिए पेज नंबर 100 और ये है केस नंबर 9। तो हम क्या सजेस्ट करेंगे, आप एक काम करना, आप केस नंबर 9 खोज लिए, अब आप मॉड्यूल में जाओ। मॉड्यूल में केस नंबर 9th केस जो है अपना फेमा का, वो यही केस होगा फेमा वाले चैप्टर का। तो चैप्टर नंबर 3 खोलो मॉड्यूल से और उसके 9th केस पे जाओ। 9th केस पे आप जब ये आ जाओगे, अगर आप चाहो तो आप मॉड्यूल से उसके फैक्ट्स पढ़ सकते हो, अगर आप चाहो तो यहां से फैक्ट्स पढ़ सकते हो। देखिए यहां पे क्या दिया गया है, जयंती लाल हैड आस्क्ड फॉर सर्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आरबीआई अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इन्फॉर्मेशन क्या क्या था? इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट्स, कोऑपरेटिव बैंक्स के रिपोर्ट्स, आरबीआई ने फाइनेंस मिनिस्टर को जो रिपोर्ट्स भेजा वो, लोन्स टेकन बाय इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड शो कॉज नोटिसेस, एग्जैक्टली जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप डायरेक्टली लिखोगे हमारे फैक्ट्स ये है। ये जो फैक्ट्स है अपने क्वेश्चन में दिए गए, दे आर सिमिलर टू अ केस नेम्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस जयंती लाल मिस्त्री व्हिच वाज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहां तक समझ आया? द कोर्ट हेल्ड दैट, फिर कोर्ट ने क्या होल्ड किया? कोर्ट ने ये होल्ड किया कि आरबीआई इज स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप बाय आरबीआई एक्ट एंड इनका स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होता है उनके ऊपर देखना, देयर इज नो फिड्यूशरी रिलेशनशिप एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड उनको ट्रांसपेरेंसी वगैरह से काम करनी चाहिए। सो द कोर्ट हेल्ड दैट, आप ये सारे पॉइंट्स लिखोगे एंड लास्ट में कंक्लूड करोगे, दस द कोर्ट हेल्ड दैट आरबीआई विल हैव टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन एंड देयरफॉर इन आर इंस्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो द आरबीआई विल हैव टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन के फैक्ट्स को लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन में जो फैक्ट्स दिए गए सबसे पहले आप उसको लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे कौन सा केस है जो आपके मॉड्यूल में दिया गया है जिसके साथ ये मैच करता है, उस केस का नाम लिखोगे। फिर लिखोगे कौन सा फोरम है, क्या ये कोई हाई कोर्ट है, क्या सुप्रीम कोर्ट है, क्या एनक्लैट है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, क्या है, सेबी है, क्या है, वो आप लिखोगे। फिर लिखोगे द कोर्ट डिसाइडेड, कोर्ट ने क्या क्या डिसाइड किया, क्या क्या रीजंस दिए, एंड नीचे कंक्लूजन में लिखोगे हेंस बिकॉज ऑफ द अबव जजमेंट द रिफ्यूजल ऑफ आरबीआई इज नॉट टीनेबल।
ठीक है, लास्ट में आंसर आपको लिखना पड़ेगा जिससे आपका पता चले कि आप एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे हो। ठीक है, सो आप दिस इज हाउ यू राइट एन आंसर इन अ क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज। अगर हम क्वेश्चन पेपर को और देखेंगे तो अगेन दिस अगेन इज अ केस, क्वेश्चन नंबर 4A इज अगेन अ केस लॉ, क्वेश्चन नंबर 4B इज ऑल्सो अ केस लॉ, क्वेश्चन नंबर 5A इज ऑल्सो अ केस लॉ, क्वेश्चन नंबर 5B इज ऑल्सो अ केस लॉ, एंड लास्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका थोड़ा सा है केस स्टडीज। ठीक है, तो ये केस स्टडीज है, ये 12 मार्क्स का, तो बेसिकली 50 मार्क्स का आपका केस लॉ आता है, 50 मार्क्स का केस स्टडीज आता है। ठीक है, ये जो केस स्टडीज है ये जनरली गवर्नेंस के ऊपर होता है, बट इसमें आपको अपना भी थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा पास्ट एजुकेशन, थोड़ा सा पास्ट नॉलेज, ये सब चीज झाड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए टू गाइड यू थ्रू इट, बिकॉज ये एक बहुत नया सब्जेक्ट है, बहुत लोगों को इसके बारे में नॉलेज है नहीं, एंड बहुत लोग आपको गाइड नहीं कर पाएंगे कि इसमें आंसर्स कैसे लिखे, केसेस कैसे खोजे। सो दीज वर द आंसर्स दैट आई वांटेड टू गिव टू यू। पहला, आप कितने भी बुक्स लेके जा सकते हो इन द ओपन बुक टेस्ट, कोई मना ही नहीं है। आप अपने समरी नोट्स, आपके पास अगर मेरे नोट्स है तो मेरे नोट्स, आपके पास कोई और फैकल्टी के समरी नोट्स है तो वहां के समरी नोट्स मॉड्यूल के साथ लेके जा सकते हो। प्लीज मेक श्योर कि आप मॉड्यूल लेके जाओ। सेकेंड चीज, क्या आप मेरे बुक में दिया हुआ फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो? यस, आप मेरे बुक में दिया हुआ फॉर्मेट आराम से फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मेट बहुत ही सिस्टमैटिक वे में बनाया गया है, एंड दैट इज द फॉर्मेट दैट द लॉ स्टूडेंट्स आल्सो फॉलो व्हाइल राइटिंग देयर केस लॉज। ठीक है, थर्ड थिंग, क्या आप मेरे बुक में दिए गए केस समरी को वैसे का वैसा लिख सकते हो? हाँ, आप वैसे का वैसा लिख सकते हो, बट आपको थोड़े से नेसेसरी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो चेंजेस क्या करने पड़ेंगे वो आपको क्वेश्चन देख के खुद से जज करना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन, पेपर में अपने कैसे खोजेंगे कौन सा केस आया? तो आप कुछ नहीं करोगे, आप पहले पूरा फैक्ट्स अच्छे से पढ़ोगे जो क्वेश्चन का दिया गया है वो, फिर आप ट्राई करोगे सोचने का ये वाला कौन से चैप्टर से पूछा गया होगा, फिर आप वो चैप्टर खोल के जल्दी से केस खोजोगे, एंड देन फिर आप वही फॉर्मेट फॉलो करके लिख लोगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन पेपर में? तो वी सॉ क्वेश्चन पेपर में केस लॉज आते हैं एंड केस स्टडीज आते हैं। आई विल सजेस्ट केस लॉज क्या होते हैं? केस लॉज वो केसेस होते हैं जो कि डिसाइडेड है एंड जो आपके मॉड्यूल में दिया गया, आप पढ़े हो इतने दिनों से। केस स्टडीज क्या होते हैं? केस स्टडीज वो होते हैं जो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है एंड कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछता है अबाउट बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन। मेरा सजेशन ये है कि आप पहले केस लॉज कंप्लीट कर लो सारा, बिकॉज वो आपके कंट्रोल में है, फिर आप केस स्टडीज पे जाना एंड केस स्टडीज आप उसको अटेम्प्ट कर लेना। The time division should be somewhere around 1.5 hours to 1 hour 45 minutes for case laws and the rest of the time for case studies. ठीक है, हम लोगों ने लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किया, कोई बहुत हैवी चीज नहीं था। आप लोगों ने देखा कैसे डायरेक्टली वैसे का वैसे क्वेश्चन उठ के आ जाता है। सो इस सब्जेक्ट के लिए डरने का कोई काम नहीं है। इन द एंड आई वुड जस्ट से कि याद रखिएगा, ये सब्जेक्ट जो है ये पास होने में आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। ये सब्जेक्ट आपके हाथ में एक बहुत बड़ा शस्त्र है कि आप अपना एग्रीगेट निकालो। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को उस पर्सपेक्टिव से पढ़िए। ओपन बुक टेस्ट है, ये सोच के लाइटली मत लीजिएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट अब तो खैर इंटरेस्टिंग वाला सीन दूर है। तो इट्स सब्जेक्ट जो आपको एग्रीगेट निकालने में बहुत हेल्प करेगा। सो उस मोटिवेशन से पढ़िए, उस पर्सपेक्टिव से पढ़िए, उस ऑब्जेक्टिव से पढ़िए, सो दैट ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे पाए। ठीक है, तो that was a small video on all your queries. I hope this video answers all your queries. अगर इसके बाद भी कोई query बचता है तो you can always contact me via WhatsApp on the given numbers. तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। All the best for your examination and thank you.